हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मेरा नाम नीलम भाटिया है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी की एनसीईआरटीज। तो ऑलरेडी क्लास 9th की प्लेलिस्ट इस चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा क्लास 10th के 3 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। आफ्टर क्लास 10th हम आपके साथ 11th और 12th की एनसीईआरटीज भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 से, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। राइट। तो हम इससे पहले वाले चैप्टर में, अगर आपको याद हो, तो पढ़कर आए थे द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिविजन्स। तो वहां हमने देखा था कि कैसे सोसाइटी में अलग अलग डिविजन्स एग्जिस्ट करते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग इन 3 डिविजन्स के अराउंड पढ़ाई करेंगे, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेंडर की, जो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। नाउ ऑफ कोर्स देखिए, जब हम बात करते हैं टर्म सेक्स की, तो वो बायोलॉजिकली असाइंड है। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से बायोलॉजिकली असाइंड? आप पैदा होते हैं, इधर यू आर, ऑफ कोर्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इट वाज men, women, boy, girl, and now of course we talk about the third gender also. बट यहाँ समझने वाली बात ये है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। somebody would be born a certain way, that's not the problem. The problem is हम किस तरीके के stereotypes अटैच कर देते हैं एक पर्टिकुलर सेक्स के साथ। So for example, we would believe that if the point that you're talking about is about a female, तो उसका काम क्या होगा? घर का काम करना, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। तो देखिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है किसी टेक्स्ट में, या ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो ये प्रूव कर दे दैट विमेन आर मोर गुड एट कुकिंग और वॉशिंग, बिकॉज हमने देखा है बहुत अच्छे अच्छे शेफ आर मेन। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, जब आप जेंडर को एसोसिएट कर देते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ और ये बिलीव करते हैं कि ये नेचुरल है, ये चेंज नहीं हो सकते। और इसी के अराउंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। यानी ये डिसाइड कर लिया जाता है कि औरतों का काम क्या है, खाना बनाना, घर का काम करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना, बच्चों का ध्यान रखना, एंड मेन आर सपोज टू गो आउट एंड वर्क आउटसाइड द होम। तो ऐसा नहीं है कि इसका उल्टा नहीं हो सकता या दोनों मिलकर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इन मेनी हाउसहोल्ड्स ये बात चेंज हो रही है, बट अभी भी आप देखते हैं फॉर अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पीपल द आइडिया इज सिमिलर। और यहीं से सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर शुरू होता है। आप देखिए, यहाँ पर पेड वर्क का भी प्रॉब्लम है, बिकॉज हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ वुमेन अराउंड द वर्ल्ड डू अनपेड वर्क। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड वर्क? जो घर का काम है, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट पेड, क्योंकि बहुत सारे होम मेकर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो घर में काम करती हैं, दे आर नॉट पेड फॉर इट, सो दे वर्क बट दे एंड अप बीइंग अनपेड वर्कर्स। बाय द वे, इसको लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट चली थी कि शुड वुमेन बी पेड फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू हाउस। तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है, वुड इट बी अ गुड आइडिया? और ये काफी चैलेंजिंग होगा इम्प्लीमेंट करने में। देखिए, ये जो डिविजन ऑफ लेबर हुआ, उससे प्रॉब्लम क्या हुई? क्योंकि प्राइवेट लाइफ में वुमेन के पास वो स्पेस नहीं थी, वही रिफ्लेक्ट हुआ पब्लिक लाइफ में भी। और पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स में वुमेन का रोल ऑलमोस्ट ना के बराबर था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इनफैक्ट कई कंट्रीज में वुमेन के पास राइट टू वोट भी नहीं था। इंडिया इज वन ऑफ दोस फ्यू कंट्रीज जिसने शुरू से वुमेन को राइट टू वोट दिया। अदरवाइज मेजॉरिटी कंट्रीज में हमने देखा कि वुमेन के पास राइट टू वोट नहीं था। सो यहाँ आपको ये बात समझनी पड़ेगी दैट वुमेन हैड टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर इवन गेटिंग राइट टू वोट एंड लेटर ऑफ कोर्स यू नो द राइट टू एंटर पॉलिटिक्स। देखिए, बहुत सारे मूवमेंट्स दुनिया भर में चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। आइडिया ये था कि वुमेन को वो स्पेस दिलाई जा सके जो वो डिजर्व करती हैं, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हो उनके पास, करियर अपॉर्चुनिटीज हो। और इसके लिए कई सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चल रहे हैं। अगेन अ टर्म जो ऑफन मिसअंडरस्टूड है, बहुत सारे लोगों को फेमिनिस्ट टर्म समझ नहीं आता, इसीलिए एनसीईआरटी ने बहुत ब्यूटीफुली आपको ये टर्म समझा दिया है। एंड आई लाइक हाउ एनसीईआरटी पुट्स इट। एनसीईआरटी कह रहा है a woman or a man, so you don't have to necessarily be a woman to be a feminist. feminist होने के लिए औरत होना जरूरी नहीं है। तो फेमिनिस्ट कौन है? सिंपली वो इंसान, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे किसी और जेंडर को बिलोंग करते हो, इफ दे बिलीव कि मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। जब आप ये बिलीव कर रहे हैं दैट वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तब आप कह सकते हैं कि आप फेमिनिस्ट हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा हाउ मेनी ऑफ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज फेमिनिस्ट। आप में से कितनों को लगता है कि आप फेमिनिस्ट हैं? ओके, फेमिनिस्ट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? यू शुड बिलीव मेन एंड वुमेन आर इक्वल, देयरफॉर दे शुड हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में बहुत हाई है। और इस वजह से जनरल लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में भी, प्राइवेट लाइफ में भी आप देखेंगे वुमेन लीव
women live a better life. So that is visible, वो दिखता है वहाँ पर. Now, इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत increasingly India is a patriarchal society. We understand that. We were a patriarchal society. आज भी कुछ हद तक हम एक patriarchal society है. Obviously things are improving, but it would take time. Now what do I mean when I say patriarchal society? Patriarchal society का मतलब एक ऐसा समाज जहाँ पर head of the family, head of the institution, आदमी को माना जाता है. Men are considered to be the patriarch or the head of the family. इसीलिए चाहे आपके घर की नेम प्लेट हो या घर पर शादी का आने वाला कार्ड हो, उसमें नाम किसका लिखा जाता है? आदमी का लिखा जाता है. दिस इज व्हाट अ पेट्रियार्कल सोसाइटी इज ऑल अबाउट. तो इफ आई टॉक अबाउट लिटरेसी रेट, क्योंकि ये सारे डेटा हमें ये समझने में मदद करते हैं कि विमेन की पोजीशन क्या है. तो इफ आई टॉक अबाउट द लेटेस्ट डेटा, वी शुड बी अवेयर एज टू व्हाट द लेटेस्ट डेटा इज, हमें पता होना चाहिए. तो women literacy rate is around 74%, right? Of course it has increased, but if you go to men, that is around 82%. So you can compare, ये data पुराना है, I'm talking about the latest data, but still there is a great, variance as to how many men are literate and how many women are literate. और NCERT ने एक बहुत ही interesting बात हमसे share करी है about time use survey. Now what do you mean by time use survey? तो उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि कितनी देर आदमी काम करते हैं, कितनी देर औरत काम करते हैं, और उनमें से कितना टाइम विजिबल हो पाता है. अभी रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे न्यूज़पेपर में अबाउट टाइम पॉवर्टी. टाइम पॉवर्टी का देखिए, आप इस टर्म को यूज भी कर सकते हैं व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर्स. तो टाइम पॉवर्टी का बेसिकली मतलब है कि जो औरतें हैं इंडिया में, वो बाहर का भी काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, और कई और कंट्रीज में भी ऐसा देखा जाता है. सो दे डोंट हैव इनफ टाइम फॉर रेस्ट एंड इनफ टाइम फॉर लेजर. दैट इज दे आर वेरी पुअर इन टर्म्स ऑफ द टाइम दैट दे हैव फॉर देमसेल्फ. तो वही यहाँ पर बताया गया है कि एवरेज वुमन वर्क्स एवरी डे फॉर लिटिल ओवर 7.5 hours, whereas the average man works for 6.5 hours. But प्रॉब्लम क्या है? women का जो वर्क है उसे ज़्यादातर टाइम अकाउंट नहीं किया जाता, बिकॉज इट डज नॉट लीड्स टू इनकम जनरेशन डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसका जो है इम्पैक्ट फैक्टर है, आप समझ सकते हैं. बिकॉज इफ यू द वुमन इज नॉट वर्किंग, यू विल हैव टू गेट अ हेल्प फॉर इट, तो आपको उनको पे करना पड़ेगा. पेट्रियार्की, एज आई सेड, इज लिटरली रूल्ड बाय द फादर. सिंपल मतलब है जिसमें आप मेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. Men are considered more powerful than women. ड्रॉप आउट रेट्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज ड्रॉप आउट रेट बाय द वे? एक साल में कितने बच्चे एनरोल हुए, जब आप उनमें से कितने बच्चों ने छोड़ दिया स्कूल, जब इसको आप डिवाइड कर परसेंटेज निकालते हो तो उसको ड्रॉप आउट रेट कहते हैं. ड्रॉप आउट रेट आप देखेंगे विमेन में ज़्यादा है, गर्ल्स में ज़्यादा एज कम्पेयर टू बॉयज़, सिंपली बिकॉज कुछ लोगों की शादी करा दी जाती है जल्दी, कुछ को हाउस होल्ड काम में लगा दिया जाता है, कुछ को यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रखने के लिए छोड़ दिया जाता है, या अगर रिसोर्सेज कम है तो ये बोला जाता है कि लेट्स फोकस मोर ऑन द बॉय बिकॉज वो असेट है. तो दैट्स अ साइकिल, एंड ड्रॉप आउट रेट्स आपको गर्ल्स के केस में ज़्यादा देखने को मिलती है. एंड ऑब्वियसली यू वुड सी हायर प्रपोर्शन में ये चीज़ हमारे सामने आ रही है कि इवन दो वुमेन आर ऑक्यूपाइंग टॉप पोजिशन, आज भी जो हाई वैल्यूड जॉब्स हैं, जहाँ पर बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है, वहाँ वुमेन का नंबर बहुत कम है. एंड इवन दो वुमेन आर एंटरिंग वर्क स्पेसेस, आज भी हमें इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेज देखने को नहीं मिलता. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? जब आप सेम काम कर रहे हैं, टू ऑफ यू आर डूइंग द सेम वर्क, बट मेन आर पेड मोर एंड वुमेन आर पेड लेस फॉर द सेम टाइप ऑफ सेम काइंड ऑफ वर्क. इसके लिए एक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट भी आया था. बाय द वे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए हमारे पास एक DPSP भी है. Can you let me know in the comment section which is that DPSC that talks about equal pay for equal work? चाइल्ड अबॉर्शंस, गर्ल चाइल्ड अबॉर्शंस की आप बात कर लीजिए, चाहे फीटिसाइड हो चाहे इन्फेंटिसाइड हो. फीटिसाइड मतलब जब आप घर में ही बच्ची की हत्या कर देते हैं. इन्फेंटिसाइड मतलब जब बच्चा पैदा हो गया है, इफ इट्स अ गर्ल चाइल्ड तो आपने उसको मार दिया. बहुत सारा सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इंडिया में होता है. ऑफकोर्स इसके लिए हमारे पास रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पर फिर आज भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है. इफ आई टॉक अबाउट चाइल्ड सेक्स रेशियो, व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो? व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ मेनी girls are there as compared to per 1000 boys in the age group of 0 to 6. 0 से लेके 6 साल तक कितनी गर्ल्स हैं in comparison to boys? जब आप इसका नंबर निकालते हो तो उसको चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं. and what is the number? 919. just know this and it will be good for you. तो इससे भी समझ में आ रहा है कि भैया प्रॉब्लम तो ग्रेव है. इसके अलावा बहुत सारे तरीके का हैरेसमेंट हमने देखा, रेप केसेस,
sexual abuses inside house, outside house, domestic violence, dowry deaths, and number of violence and number of ways through which women are dealt with violently in various forms. Then women's political representation. अब हम बात करते हैं political arena की. तो एक बड़ा quote है कि when you don't give women rights in personal sphere, they don't get rights in political sphere, and the reverse is true. तो अगर आप पर्सनल लाइफ में देखते हैं, पर्सनल अरीना में देखते हैं वुमेन के पास राइट नहीं है, तो आप देखेंगे मोर वुमेन विल नॉट बी देयर इन पॉलिटिकल सीन आल्सो. बट जैसे ही आप वुमेन को पॉलिटिकल सीन में एंट्री दिखाते हैं, उनकी लाइफ पर्सनली भी बेहतर होती है. तो बहुत सारे फेमिनिस्ट और वुमेन राइट्स मूवमेंट्स का ये मानना है कि जब तक आप वुमेन को पावर पोजीशंस पे नहीं डालेंगे, जब तक आप उनको उन पोजीशंस पे नहीं डालेंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की पोजीशंस पे नहीं डालेंगे, जब तक वो डिसीजन मेकर्स नहीं बनेंगी, तब तक आप देखेंगे कि पर्सनल स्फीयर में भी कुछ बदलने वाला नहीं है. एंड इंडिया में द प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन लॉ मेकिंग इज वेरी वेरी लेस. आप ये देखो 2019 की जो लोकसभा थी उसमें पहली बार हम लोग 14% के आंकड़े को छू पाए थे. एंड स्टेट असेंबली में तो ये रेशो 5% है. आप खुद सोचिए हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स वी हैड who were women, how many presidents we had who were women. Think and compare it with the number of men who became prime ministers or president, and you'll get your answer. Then women in national parliaments in different regions of the world. और इंडिया में अगर आप देखें तो it is 11.8%. It is less than even the Arab states. सब सहारन अफ्रीका से भी कम है. आप बस इसको सोच के देखिए. We are less than the world average, वो तो ठीक है, बट किसके कंपैरिजन में हमारा परसेंटेज कम है. Think of what can be the reasons, and that's where you understand कि कैसे पर्सनल स्फीयर में जो हो रहा है वो पब्लिक में भी रिफ्लेक्ट होता है. देखिए, एक तरीका इसका ये हो सकता है कि हम लीगली बाइंडिंग कर दें, women should have representation in equal elected bodies. ये पंचायती राज में ऑलरेडी किया जा चुका है, मैंने आपको बताया है. बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहा है. कुछ प्रॉब्लम्स हैं बट बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा है. बाय द वे, इसके लिए ऑलरेडी एक बिल पेंडिंग है विच टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन, 108 अमेंडमेंट. और आज से नहीं, सालों से पेंडिंग है, पर इस पे कुछ नहीं होता, कोई कंसेंसस नहीं आता. क्यों? क्योंकि कंसेंसस लाने वाले वुड नॉट वांट वुमेन टू एंटर दिस स्पेस. दिस व्हाट आई फील. आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट. नाउ एक बात तो समझ में आ गई हमें कि जेंडर डिवीजन एग्जिस्ट करता है, पर क्या जेंडर डिवीजन पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट होना चाहिए? क्या इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? जेंडर डिवीजन के केस में हमने देखा कि जब तक हम इसे पॉलिटिकल स्पेस में नहीं लेकर आएंगे, तब तक पर्सनल स्पेस में भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो पाएगा. माइंडसेट्स बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो इससे हमारा जो लास्ट चैप्टर था उसका क्वेश्चन हमें आंसर होता है, इट्स नॉट ऑलवेज अ बैड आइडिया टू इंक्लूड सोशल डिफरेंसेस इनटू पॉलिटिक्स. इट कैन समटाइम्स गिव अस गुड रिजल्ट्स. ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की, दैट इज रिलीजन. तो जेंडर के बाद जो नेक्स्ट सोशल डिफरेंस हमें समझना है, दैट इज रिलीजन. देखिए, ऑब्वियसली इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड ओवर आपको रिलीजियस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. इट इज नॉट अ न्यू थिंग. अगर कोई एक ऐसा कंट्री है जहां यूनिफॉर्म रिलीजन भी है, तो वहां भी आप सेक्टेरियन डिफरेंसेस देखते हैं, जैसे हमने नॉर्दर्न आयरलैंड में देखा था. क्रिश्चियनिटी, विद इन क्रिश्चियनिटी ओनली कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में डिफरेंसेस थे. तो डेफिनेटली रिलीजियस डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और वो ऑलमोस्ट हर कंट्री में पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट भी किए जाते हैं. Now let us look at some examples जो हमें एनसीईआरटी देती है. एनसीईआरटी ने गांधी जी का यहाँ पर थॉट बताया है. तो गांधी जी का ये कहना था कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते. बट यहाँ पर समझने वाली बात है कि गांधी जी डिड नॉट टॉक अबाउट रिलीजन इन द सेंस हिंदुइज्म एज अ रिलीजन और इस्लाम एज अ रिलीजन, पर सारे ही रिलीजन में जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो एथिक्स का एस्पेक्ट है, उसके बिना आप पॉलिटिक्स नहीं चला सकते. क्योंकि पॉलिटिक्स से जब आप एथिक्स और मॉरल वैल्यूज को निकाल देते हैं तो वो ग्रीडी पॉलिटिक्स हो जाएगी, वो सेल्फिश पॉलिटिक्स हो जाएगी. बट दैट्स नॉट द आइडिया दैट गांधी जी बिलीव्ड इन. तो एक बात ये याद रखिएगा, यू कैन यूज इट इन योर एसेज. देन टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री, तो जितने भी ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बार बार ये बताती हैं कि भारत में जब भी कम्युनल राइट्स देखने को मिले हैं, तो इसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, ऑब्वियसली एवरीबडी सफर्स इन अ राइट, बट रिलीजियस माइनॉरिटीज को ज्यादा परेशानी, ज्यादा दुख दर्द तकलीफ झेलने को मिली है. एंड दैट इज वाई देर इज अ डिमांड दैट देर शुड बी स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज इन आवर कंट्री. एंड फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जेंडर प्लस रिलीजन का, ऐसा कहा जाता है देर इज नो रिलीजन फॉर वुमेन. तो दिस बेसिकली मीन्स आप कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन उठा के देख लीजिए, मोर ऑफन देन नॉट आपको वहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एस्पेक्ट मिलेगा.
इसीलिए जो विमेन मूवमेंट्स हैं उनका ये कहना है कि जो फैमिली लॉज है सारे रिलीजन के, उनको कहीं ना कहीं रीलुक कर चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज ऑल ऑफ देम डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विमेन। तो ऐसे लॉज बनाने की जरूरत है जो ज्यादा इक्विटेबल हो, ज्यादा फेयर हो और ज्यादा जस्ट हो। ऑब्वियसली चाहे वो आइडियाज हो, चाहे वो आइडियल्स हो, चाहे वो वैल्यूज हो, जो अलग अलग रिलीजन से ड्रॉ किए गए हैं, वो पॉलिटिक्स में रोल प्ले करेंगे और करने भी चाहिए। सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, पीपल विल ऑफ कोर्स एक्सप्रेस देयर नीड्स। अगर आप एक रिलीजियस कम्युनिटी से हैं तो आप बताएंगे कि आपको गवर्नमेंट से क्या चाहिए, आप पावर में भी आने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनको ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। अगर किसी तरह का ऑपरेशन है, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको आप सही करने की भी कोशिश करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज नॉट दैट देयर शुड बी रिलीजन इन पॉलिटिक्स और नॉट, द प्रॉब्लम इज ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। प्रॉब्लम आती है कम्युनलिज्म से, प्रॉब्लम आती है जब आप अपने रिलीजन को बाकी रिलीजन से सुपीरियर समझने लगते हैं, और जब आप ये सोचने लगते हैं कि रिलीजन ही कंट्री का बेस है। जब आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि एक रिलीजन के फॉलोअर्स शुड बी अगेंस्ट द फॉलोअर्स ऑफ सेकेंड रिलीजन और ये दुश्मन है और एक ही सर्वाइव कर सकता है, ये सारे थॉट्स प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है? जब आपको ये लगने लगता है दैट माई रिलीजन इज बेटर देन दी अदर। दिस इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कम्युनलिज्म इज। तो हमें प्रॉब्लम रिलीजन एंटरिंग पॉलिटिक्स से नहीं है, कम्युनलिज्म एंटरिंग पॉलिटिक्स से है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, कम्युनलिज्म बेस्ड ही किसी आइडियोलॉजी पे है कि रिलीजन ही सोशल कम्युनिटी का बेस है। यानी अगर आप R1 ग्रुप को बिलोंग करते हैं, आप एक ही रिलीजन फॉलो करते हैं, तो ही आप एक सोशल कम्युनिटी हैं। अगर आप R1 में से डॉक्टर्स और R2 में से डॉक्टर्स अलग निकाल दें तो वो कोई कम्युनिटी नहीं बनाता, वो तो एक आर्टिफिशियल कम्युनिटी है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब R1 में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ बहुत अमीर हो, कुछ बहुत गरीब हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज योर रिलीजन इज सेम, आप एक ही सोशल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। याद करिए मैंने आपसे कहा था, इसी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से प्रॉब्लम है। जब आप अपने आप को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह समझने लगते हैं, तब सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। नाउ दिस इज वेयर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट, दिस इज वेयर वन सिटीजन थिंक्स ऑफ देमसेल्फ एज अ enemy to the other and this leads to problem in a nation। तो हमें इस कम्युनल एस्पेक्ट से प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए ये अलग अलग फॉर्म लेता है, प्रेजुडिसेस का, स्टीरियोटाइप्स का। हम ऑफन सुनते हैं कि अगर आप एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप दूसरे रिलीजन को सस्पिशन से देखते हैं, उसके फॉलोअर्स को लेकर कई सारे आपके दिमाग में स्टीरियोटाइप्स होते हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं। दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग। एंड ऑब्वियसली अगर कम्युनल माइंड है, जो लोग पॉलिटिकल डोमेन में एंटर करना चाहते हैं, अगर उनका माइंड कम्युनल है तो वो क्या करेंगे? दे वुड वांट टू एंटर ओनली टू ऑक्यूपाई पावर। तो अगर आप मेजोरिटी कम्युनिटी से हैं तो आप मेजोरिटेरियनिज्म चाहेंगे, जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा। अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो धीरे धीरे वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती जाएगी कि आप सेसेशन मांगेंगे, सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट मांगेंगे। तो यू अंडरस्टैंड कम्युनलिज्म कितना खतरनाक हो सकता है और खतरनाक रहा है। Now talking of political mobilization, what do you mean by political mobilization? जब रिलीजन के नाम पर कुछ सिंबल्स दिखाकर, कुछ होली बुक्स का इस्तेमाल कर कर लोगों को मोबिलाइज किया जाता है इन फेवर ऑफ अ पॉलिटिकल ग्रुप, जब उनको बुलाया जाता है इन टर्म्स ऑफ रैलीज, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, अपीलिंग टू द इमोशनल aspect of these people, the religious emotional aspect of these people, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे हेट स्पीच, फिर हेट रेट्स एंड फाइनली इट कैन ऑल्सो टेक अ वेरी वेरी अगली फॉर्म, दैट इज द फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, समटाइम्स रायट्स एंड समटाइम्स इवन मैसेकर। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हमने इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के समय ये देखा है ऑब्वियसली, एंड ऑल्सो उसके बाद भी पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बहुत सारे कम्युनल रायट्स, कम्युनल वायलेंस, मैसेकर्स इंडिया में देखने को मिले। So the point is, what is the solution? The solution is mirror opposite. That is, we having a secular state. हम आगे देखेंगे कि हम secular state है पर ये काफी नहीं है. We need something else also. But what is secular state? Let us ask ourselves. Simply जब हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है, आई रिपीट, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। आप श्रीलंका या फिर पाकिस्तान या फिर आप इंग्लैंड जाएंगे तो उनको ऑफिशियल रिलीजन है बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता है। सो यू कांट से इंडिया इज XYZ नेशन, नो, वी आर अ सेक्युलर नेशन। नाउ ऑल्सो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप कम्युनिटी हैं, तो आपके पास फ्री हैंड है, आप चाहें जो रिलीजन फॉलो करें, आप चाहें तो कोई रिलीजन फॉलो ना करें, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपना रिलीजन, यू कैन कन्वर्ट टू अदर रिलीजन,
फ्री विल है आपके पास ना। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो आप किसी को भी कोई जॉब, कोई घर, किसी तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस बेसिस पर डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या उनको कोई टैक्स भरने को नहीं कह सकते क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं। बट याद रखिएगा, जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो एक फॉर्म में यूरोपियन सेक्युलरिज्म से अलग है, और वो है क्या हमारे यहाँ रिलीजन और स्टेट बिल्कुल सेपरेट है। क्या कभी भी स्टेट रिलीजन एस्पेक्ट्स में जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अगर स्टेट को लगता है कि किसी रिलीजन में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, जो इक्वालिटी के अगेंस्ट है, जो डिस्क्रिमिनेटरी है, तो वो इंटरवीन कर सकता है और करा भी है। फिर चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, फिर चाहे वो साबरीमाला वर्डिक्ट के बाद लिया गया फैसला हो। द पॉइंट इज state can interfere in religious matters provided it is not discriminatory or one sided। और ये आप कब कर सकते हैं? जब आपको लगता है कि उस रिलीजन में कुछ गड़बड़ चल रही है, there is something wrong with that religion। फाइनली थर्ड डिटर्मिनेंट पे आ जाते हैं, द कास्ट एस्पेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड डिटर्मिनेंट, द कास्ट एस्पेक्ट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए, कास्ट इनइक्वालिटीज का यहाँ मतलब क्या है? देखिए, जेंडर और रिलीजन की तरह I'm sorry to say that this caste is something very unique to India in the sense हम वो कुछ देशों में से हैं जिन्होंने इस कास्ट के आइडिया को ओरिजिनेट किया। तो देखिए, शुरू कैसे हुआ था? द आइडिया वाज कि अलग अलग लोग अलग अलग ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ लोग एक तरीके का काम करते थे, कुछ लोग बी तरीके का काम करते थे। प्रॉब्लम आई जब ये हेरिडिटरी बन गया। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटरी? कि अगर मेरे फादर कॉबलर है तो मैं कॉबलर ही बनूंगी। जब ये आइडिया स्ट्रिक्ट होता गया, सेपरेट होता गया, तो वो कास्ट ग्रुप्स बनाने लगा। देन धीरे धीरे आप ये बोलने लगे कि अब ना इस कास्ट के लोग एक दूसरे से ही शादी करेंगे इसी कास्ट में, या फिर ये कास्ट इस कास्ट के साथ खाना नहीं खा सकती। एंड धीरे धीरे ये कास्ट सिस्टम बड़ा ही स्ट्रिक्ट हो गया एंड इट वाज रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस कि आप उस कास्ट को ही अपनी आइडेंटिटी मानने लग गए। नाउ ऑब्वियसली इंडिया में इसका एक्सट्रीम फॉर्म हमने देखा इन द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, जहां एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को ये बोला गया कि आप आउटकास्ट हैं, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकते, आप हमारे बेदिंग ग्रुप्स पर नहीं जा सकते, आपको कोई टच नहीं कर सकता। और ये इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी काफी साल चली भी। ऑफ कोर्स आर्टिकल 17 से इसको अबॉलिश कर दिया गया, पर आज भी हम कई तरीके से कास्ट की एग्जिस्टेंस देखते हैं ना। ऑब्वियसली मॉडर्न सिनेरियो में आज से 20-25 साल 30 साल पहले जैसा कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। इन द सेंस अर्बनाइजेशन हुआ है, बहुत लोग गांव से शहरों की तरफ मूव करे हैं, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी हुई है, यानी जो अगर आप किसी और तरीके का काम कर रहे थे तो यू हैव शिफ्ट योर ऑक्यूपेशन टू समथिंग एल्स। ऑक्यूपेशनल फ्रीडम है, इसलिए ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं कास्ट हायरार्कीज ब्रेक हुई हैं। बट क्या कास्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती इंडिया में? आई थिंक आप सब इसका आंसर जानते हैं। कास्ट एग्जिस्ट करती है, कास्ट डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, डिसअपियर नहीं हो गया है कास्ट सिस्टम, ये समझना जरूरी है। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर एस्पेक्ट। आज भी कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस का लिंकेज हमें देखने को मिलता है। इसी पर्टिकुलर बुक में आप एक पेज देखिएगा, पेज नंबर 52, जहां एक कॉलम में एक्सप्लेन किया गया है विद डेटा कि कैसे हम इंडिया में देखते हैं दैट यू नो इफ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, आपका इकोनॉमिक स्टेटस उससे मैच करेगा। So the caste that you belong to corresponds to the economic status that you have. Now let's talk about caste in politics. देखिए, कास्टिज्म ना एक बिलीफ पे बेस्ड है कि आपकी सोशल आइडेंटिटी का एक ही तरीका है कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो। रिलीजन में भी हमने ये देखा था, मल्टीपल आइडेंटिटीज में हम बिलीव ही नहीं कर रहे, हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं। और क्योंकि आप एक ही पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करने में यकीन रख रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि हमारे इंटरेस्ट भी सेम है, इसीलिए हम ए कास्ट है तो हम बी कास्ट के साथ मिलकर क्या करेंगे, या ए कास्ट सुपीरियर है बी कास्ट इंफीरियर है, अगेन वही एस्पेक्ट आ जाता है। द प्रॉब्लम इज कास्ट व्हेन इट एंटर्स पॉलिटिक्स, तो क्या क्या होता है? देखिए, कई बार हम देखते हैं कि पार्टीज उन्हीं कैंडिडेट्स को चूज करती है इलेक्शन में जहां उन्हें लगता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कास्ट की जो है मेजोरिटी है। तो फॉर एग्जाम्पल 60% अबव एक कास्ट के लोग एक पर्टिकुलर टेरिटोरी में रहते हैं, तो वो उसी कैंडिडेट के लोगों को वहां पर फील्ड करेंगे क्योंकि उसे पता है कि इससे हमें सपोर्ट मिल सकता है टू विन इलेक्शंस। ये एक तरीका है जिससे कास्ट एंटर्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंटर्स कास्ट और द अदर वे अराउंड। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कास्ट के सेंटिमेंट को यूज कर वोट भी मांगते हैं। तो आप देखेंगे, हम आपके भाई बंधु हैं, हम आपकी कास्ट, हमारी कास्ट का अपलिफ्टमेंट करेंगे, हम आपको फेवर करेंगे, आप हमें वोट दो, इस तरीके के प्रोमिसेस किए जाते हैं।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम जानते हैं, सबके पास राइट टू वोट है, पॉलिटिकल लीडर्स को पता है कि वोट की वैल्यू तो सेम है, तो क्यों ना हम उस ग्रुप को टारगेट कर ले जहां से हमें कास्ट वोट मिल सकते हैं। तो वो ग्रुप्स जो अभी तक नेग्लेक्टेड थे या जिनको लो ट्रीट किया गया था या जिनको इंफीरियर ट्रीट किया गया था, किसी तरह से उनके वोट हमें मिल जाएंगे। और अगर वोट मिल जाएंगे, हम जानते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में अगर आपको मेजोरिटी वोट्स मिल गए तो सरकार आपकी बन जानी है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट्स। बट क्या हम ये कह सकते हैं कि कास्ट एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है पॉलिटिक्स में और कास्ट के अलावा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता? तो देखते हैं कैसे कास्ट एक बड़ा फैक्टर है, बट इट्स नॉट एवरीथिंग। अब देखिए, इंडिया में ना आपको कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिलेगी जहाँ सिर्फ एक ही कास्ट के लोग हों। देयर वुड ऑलवेज बी मल्टीट्यूड ऑफ कास्ट प्रेजेंट, क्योंकि इतनी सारी कास्ट हैं ऑब्वियसली। तो कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी सिर्फ एक ही कास्ट को अपील करके वोट नहीं ले सकता, सीट नहीं, वोट ले लेगा पर सीट नहीं ले सकता, ये तय है। तो यू हैव टू अपील टू डिफरेंट कास्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं एक ही कास्ट को अपने पॉकेट में डालूं एंड आई वुड विन, तो ऐसा नहीं होने वाला। और हमने ये भी देखा है कि कोई भी पार्टी किसी भी एक कास्ट के सारे वोट्स नहीं ले जाती। कुछ लोग वहां होंगे जो कहेंगे कि नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता या हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। एंड इसीलिए जब हम टर्म यूज करते हैं ना वोट बैंक, तो ऑब्वियसली वोट बैंक एग्जिस्ट करता है, बट इसका मतलब है कि अगर एक कम्युनिटी में कास्ट में 100 लोग हैं तो 50 आपके लिए कर देंगे और मे बी 45 कर देंगे, बट नॉट एवरीबडी ऑफ दैट कास्ट विल गो एंड वोट फॉर यू। तो वोट बैंक का भी एक लिमिटेशन है, सिर्फ कास्ट पे वोटर्स भारत में वोट नहीं करते। हालांकि हमें ऐसा लग सकता है दैट मेजॉरिटी ऑफ देम वोट ऑन कास्ट, देयर आर पीपल हु डोंट थिंक दैट कास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं। सपोज कोई एक टेरिटरी है ए, यहाँ पर कास्ट डोमिनेंट है एक्स। अब पॉलिटिकल पार्टी 1 2 3 4 सारी क्या कोशिश करेंगे कि हम एक्स कम्युनिटी के किसी इंसान को खड़ा करें ताकि हमें अपने वोट्स मिल जाए। तो एज अ वोटर आपके पास अगेन चॉइस है, आपके पास 4 लोग हैं, चाहे सेम कास्ट के हैं, बट यू हैव 4 पीपल। एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, even if you feel somebody from your same caste, the other party is going to do the same। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करेंगी। तो वो जो हम सोचते हैं ना एडवांटेज है, वो एडवांटेज फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पर। आई लव हाउ ब्यूटिफुली एनसीईआरटी ने हमें समझाया है कि पिक्चर उतनी ग्लूमी या उतनी डार्क भी नहीं है जितनी हम समझते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है रियलिटी में देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट आर दीज चैलेंजेस जस्ट ऑल अबाउट इट? नहीं। रूलिंग पार्टीज या फिर कोई भी सिटिंग एमपी एमएलए, क्या भारत में कभी चुनाव नहीं हारता? बहुत बार हमने देखा है कि जो सिटिंग एमपी है, जो सिटिंग एमएलए है या जो रूलिंग पार्टी है, वो चुनाव हार जाती है। और ये इस बात को प्रूव करता है कि सिर्फ कास्ट ही एक फैक्टर नहीं हो सकता। अगर सिर्फ कास्ट एक फैक्टर होता तो कभी भी कोई रूलिंग पार्टी या सिटिंग एमपी या सिटिंग एमएलए कभी भी सीट नहीं हारते। इसका मतलब एक बात क्लियर है दैट कास्ट डज प्ले अ बिग रोल, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल। कभी कभी वोटर्स ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो दे आर नॉट worried about who the candidate is or what the caste is, they're about what the political party is। वो फिक्सेशन भारत में बहुत देखने को मिलता है। इवन इन वन कास्ट आप देखेंगे रिच जो है उनके वोटिंग पैटर्न अलग होंगे और जो गरीब है उनके वोटिंग पैटर्न अलग होंगे। इवन men and women think differently when it comes to voting। So what is the conclusion? Caste though is a very important factor in politics, it is not the only factor। ये बात हमें याद रखनी है। तो अभी तक हमने देखा कास्ट इन पॉलिटिक्स, पर क्या पॉलिटिक्स की वजह से कास्ट आइडेंटिटीज में भी कुछ चेंजेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कैसे। तो सबसे पहली बात देखिए, अब कास्ट ग्रुप्स क्या करती हैं, क्योंकि उनको पता है हमें नंबर चाहिए। इंडियन सिनेरियो और इलेक्शन सिनेरियो इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो आप अपने कास्ट ग्रुप को बड़ा करने की कोशिश करते हो कि और सब कास्ट को इसमें मिला लेते हैं ताकि हमारा ग्रुप बहुत बड़ा हो जाए, राइट। कोalition ग्रुप बना लेते हैं ताकि हम नेगोशिएट कर पाए, हम डायलॉग कर पाए। तो इट हैज लीड टू मोर कास्ट ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ बीइंग इंक्लूसिव कास्ट ग्रुप। तो वो छोटा कास्ट ग्रुप बड़े बनने के चक्कर में कई सारे कास्ट ग्रुप्स को अपने अंदर मर्ज कर लेता है। भारत में आप ये नया सीन भी देखते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, देयर इज अ कैटेगराइजेशन कि ये तो फॉरवर्ड कास्ट और ये बैकवर्ड कास्ट है। तो ये इम्पैक्ट है पॉलिटिक्स का ऑन कास्ट। बट कैन वी से कि कास्ट और पॉलिटिक्स का मर्जर हमेशा बेकार ही रहा है? क्या इससे कभी फायदा नहीं हुआ? हम ऐसा नहीं कह सकते। तो देखिए, जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के थ्रू उनको स्कोप मिलता है अपनी बात सामने रखने का। लोग या पॉलिटिकल पार्टीज भी उनकी बात सुनती समझती हैं क्योंकि वो वोट बैंक्स हैं। तो डेफिनेटली वी कांट से दैट इट इज ऑल बैड।
इट शुड बी इन लिमिट, उसकी लिमिटेशन हमें पता होनी चाहिए, एंड जहां पर गड़बड़ी हो रही है वहां उसे रोकने की जरूरत है। अदरवाइज वी कांट से दैट इट इज ओनली अबाउट लूजिंग। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेज किया गया इस पिक्चर के थ्रू, द क्वेश्चन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या है कि जब हाथ से लोग जो लैट्रिन्स हैं उनको क्लियर करते हैं एंड देयर इज नो मशीन इन्वॉल्व, तब हम उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। ऑब्वियसली इंडिया में बैन है ये, 2013 में इसके लिए पूरा एक्ट भी आया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस अभी भी चल रही है। इनफैक्ट एक आध महीने पहले ही एक न्यूज आई थी कैसे 3 लोगों की डेथ हो गई थी ड्यू टू द पॉइजनस, ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ पॉइजनस गैस। तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट मैनुअल स्कैवेंजिंग और क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉ हम ऑलरेडी बना चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक ये लॉ अभी तक 100% इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया है? So that was about this chapter. I'll meet you with next chapter. पढ़ते रहिए. Happy learning.